जिससे कि जो महत्वपूर्ण कार्य का बीड़ा हम सभी ने उठाया है, उसकी सफलता इस दीप प्रज्वलन के साथ हम कर रहे हैं। दीप मान्यता है कि हम जिसे मानते हैं, जिस पर आस्था रखते हैं, उसकी प्रतिछाया या प्रतिबिंब या चित्र हम देखने की कोशिश करते हैं, ऐसी मान्यता है। इसी सोच के साथ, इसी उम्मीद के साथ दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। साथ ही साथ दीप एक सत्य को भी प्रदर्शित करता है और वो कार्यक्रम हम आज इस स्थल पर कर रहे हैं, काम में कर रहे हैं। साबित कर जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी आज जिला बलरामपुर रामानुजगंज के मुख्यालय ऑडिटोरियम में आप सभी पधारे हैं। आप सभी का पुनः जितने भी अतिथिगण, जिला स्तर के अधिकारी, कर्मचारीगण, हितग्राहीगण आया है, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करता हूँ कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, सम्मान करें। मुख्य कार्यपालिकाधिकारी महोदय से निवेदन है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। बार अध्यक्ष श्री आर के पटेल जी से निवेदन है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पुष्पगुच्छ से सम्मान करें। मैं डीओ बलरामपुर रामानुजगंज से निवेदन करता हूं कि माननीय कलेक्टर महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत सम्मान करें। अपर कलेक्टर जी से निवेदन है कि पुलिस अधीक्षक महोदय का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। श्री बालेश्वर डिप्टी कलेक्टर जी से निवेदन है कि सीओ सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। सहायक आयुक्त आर के शर्मा जी से निवेदन है एडी जे बर्मन का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। स्वागत के क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री जे आर प्रधान जी से निवेदन है कि एडी जे पटवर्धन जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी आदरणीय श्री दीपक निकुंज जी से निवेदन है कि एडी जे देवांगन का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। उप संचालक समाज कल्याण श्री चंद्रमा यादव जी से निवेदन है कि श्री सी एम खाड़ा जी का स्वागत करें। खाद्य अधिकारी श्री एस पी कामथे जी से निवेदन है कि प्रथम वर्ग न्यायाधीश आदरणीय लकड़ा जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप सभी खड़े हो जाए, दाहिना हाथ बढ़ाए, राष्ट्रीय एकता की शपथ उनके द्वारा कराया जाना है। जो खड़े हो सकते हैं कृपया आप खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ बढ़ा लें। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अंतर्गत हमें जो शपथ लिए जाना है, उस सभी लोग मिलकर शपथ लेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। धन्यवाद। दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण काल में आम जनता को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने, उन्हें लाभान्वित करने के लिए आज
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज के माध्यम से ई मेगा कैंप का आज आयोजन किया गया। हमारे एसडीएम साथी, डिप्टी कलेक्टर, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पटेल जी, सभी हमारे विद्वान अभिभाषक, हमारे सभी जिले के जिलाधिकारी, ग्रामीण जन, हितग्राही, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी साथी और अन्य सभी मंचासीन अतिथि एवं सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जिला बलरामपुर रामानुजगंज संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर लगभग जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका लगभग 58% हमारा फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है, जहाँ पर हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरबा और पंडो निवास करते हैं। विशेषकर आज जब हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, वहाँ पर शासन की जितने भी सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन्हें ग्रास रूट तक पहुंचाना, अंतिम छोर तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने जितने भी अभी शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका ग्राम स्तर में बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए, लोगों को उसका फायदा पहुंचाने के लिए पूरे जिले के जो हमारे 468 ग्राम पंचायत है उनको हमने 64 क्लस्टर बनाया है और 64 क्लस्टर में एक क्लस्टर में 8 से 10 पंचायत है और सभी पर हम अपने जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाए हैं। ये नोडल अधिकारी लगातार ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी हमारी मैदानी अमला है उन्हें आम जनता के प्रति जो जवाबदेह है, जिम्मेदारी है, संवेदनशीलता है और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दे रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खास करके उन योजनाओं को जिनका सीधा संबंध आम जनता से है। जैसे अभी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है, नरवा गरवा घुरुआबाड़ी है, गोधन न्याय योजना है, अपना पीडीएस है, वनाधिकार पट्टा है, जो हमारे बाहर से प्रवासी श्रमिक आए हैं उनका व्यवस्थापन की बात है, जाति आय निवास प्रमाण पत्र है, ऋण पुस्तिका वितरण है, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम है, स्वास्थ्य सेवा है और जो महात्मा गांधी नरेगा है उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, मजदूरी भुगतान सही ढंग से नहीं हो रहा है। ये जो जितने भी योजनाएं हैं उसका ये लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो मैदानी अमला के माध्यम से उसका निराकरण भी कर रहे हैं और यहाँ पर जिला अधिकारियों की या ब्लॉक के अधिकारियों की जरूरत पड़ी वहाँ उनको बता रहे हैं। और मेरे स्तर से भी इसकी लगातार समीक्षा जो हम समय सीमा की बैठक में कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम भी हमको अच्छा से मिल रहा है और हमारा पूरा जिला एक टीम भावना से काम कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो हम काम कर रहे हैं उसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय से या छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से काफ़ी हमें जानकारी मिली है और आगामी दिनों में जो हम माननीय न्यायमूर्ति सर से सुने हैं, जाने हैं, उनका हम अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से, अपने मैदानी अमलों के माध्यम से और बेहतर क्रियान्वयन करेंगे ताकि लोगों को उन योजनाओं का और अधिक से अधिक फायदा मिल सके। आज के कार्यक्रम में माननीय डीजे सर के माध्यम से हम भूवर्धन अवार्ड राशि, राष्ट्रीय जो हमारा प्राकृतिक आपदा है उसकी राशि है, श्रम कार्ड है, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको मोटराइज्ड साइकिल वितरण है, महिला बाल विकास के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ कोष एवं सक्षम योजना के तहत सहायता राशि देंगे, जो अभी जो वन्य प्राणियों के माध्यम से जो घायल हैं या मृत व्यक्ति हैं उनके वारिसानों को सहायता राशि देंगे, एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो पीड़ित पक्षकार हैं उनको सहायता राशि देंगे, जो केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत हम
राशन कार्ड देंगे। जो हमारे प्रवासी श्रमिक आए हैं उनको श्रम कार्ड, जो संगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत होते हैं उनको भी देंगे। इसके साथ साथ भी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की योजना है, महिला बाल विकास विभाग की योजना है, जैसे हमारे शिक्षा विभाग का छात्र दुर्घटना बीमा योजना है, मतलब इन सभी योजनाओं के माध्यम से हम इनको आज लाभान्वित कर रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ राशि का आज वितरण हो रहा है। बाकी जो बच गए हैं उनको हम आगामी 1 महीना में, जैसे सर बता रहे थे, इसको एक जन आंदोलन के रूप में लेना है, मिशन मोड में करके इसको आगामी 1-2 महीना में आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना बेहतर से बेहतर हम कर सकें वो करेंगे। आज माननीय जस्टिस सर द्वारा बता रहे थे कि लोगों को त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए जो एक न्याय मोबाइल ऐप आज लॉन्च किए हैं, उनका भी मैं सभी यहाँ जिलाधिकारी आए हैं, हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जो न्याय मोबाइल ऐप है उनका व्यापक प्रचार प्रसार करें। जो अभी नवंबर माह में ग्राम सभा होगा वहाँ पर स्थायी एजेंडा में रखकर इस चर्चा करें। और जो हेल्पलाइन नंबर है 15100, इनका भी आप लोग दीवार लेखन कराएं, ताकि लोग जो अपनी समस्या को रखना चाहते हैं, अपनी शिकायत को रखना चाहते हैं, वहाँ रख सकें और उनको त्वरित निर्णय मिल सके। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए, पुनः आप सभी को मेरा अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद कलेक्टर महोदय, आपने अपने उद्बोधन में स्वागत के साथ साथ बहुत सारी बातों को, जन कल्याणकारी बातों को हम सभी के सामने रखा है। ई मेगा कैंप में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। पुलिस अधीक्षक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज द्वारा आयोजित ई मेगा कैंप के मुख्य अतिथि परम आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय कलेक्टर महोदय, इस कार्यक्रम में मंचस्थ परम आदरणीय एडीजे साहब बर्मन सर, परम आदरणीय एडीजे साहब पटवर्धन सर, परम आदरणीय श्रीमती दिवांगन मैडम एडीजे फास्ट कोर्ट, परम आदरणीय सीजेएम साहब न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, कार्यक्रम में पधारे बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय अधिवक्तागण, गणमान्य नागरिकगण, जिले के समस्त अधिकारीगण और बलरामपुर के विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों, साथियों, हितग्राहियों, आज के ये ई मेगा कैंप हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय के उद्बोधन से ही एक फ्रूटफुल रिजल्ट अपने को मिला हुआ है। कोरोना के कारण से बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप तक नहीं मिल पाया होगा या त्वरित गति से नहीं मिल पाया होगा। इस ई मेगा कैंप के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में 4 लाख ऐसे लोगों के पास इन योजनाओं का लाभ एक ही दिन में मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इस ई मेगा कैंप के माध्यम से शासन उन हितग्राहियों को, उन पीड़ितों को जिनको राहत मिलना था, इसी मेगा कैंप के माध्यम से इसका लाभ पहुंचा रही है। मैं डीजे सर का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ दिन पहले जब चर्चा हुई
और कलेक्टर सर का भी जो है बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जिला स्तर पर भी हम लोगों की ये मंशा रही है कि हम लोगों को एकत्रित करें और इसका लाभ जो है त्वरित रूप से उनको हो सके। आज वो दिन बहुत जल्दी आ गया, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आया। संविधान में एकता अखंडता की बात होती है, न्याय की बात होती है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात होती है। आज का दिन जो है बहुत ही पुण्य अवसर है जिसमें हम जो है उन योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। साथ ही जो है मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा बलरामपुर जिला जैसे कलेक्टर साहब ने बताया वन क्षेत्रों से आच्छादित है। उसी तरीके से हम देखें ट्राइबल बाहुल्य है। सबसे ज्यादा यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो निस्संदेह हमारे आदिवासी वर्ग की जनसंख्या यहाँ पे है, गांव में निवास करते हैं। सरकार की भी प्राथमिकता है और हम सबकी भी प्राथमिकता है। हर एक आदमी यह महसूस करता है कि ये ऐसा वर्ग है, इसको और भी आगे आने की जरूरत है, आगे लाने की जरूरत है, इनको लाभ पहुंचाने की जरूरत है। किसी तरीके से यदि ये पीड़ित हैं तो उन योजनाओं का भी इनको त्वरित रूप से लाभ मिले। मैंने यह भी देखा है कि आदिवासी बहुल होने के बाद भी हमारे जिले में 79 केसेस एक साल में यदि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रकरण यदि दर्ज हो रहे हैं तो इस बात के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी हमारे आदिवासी प्रताड़ित हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इन चीजों पे भी हमें ध्यान रखना की आवश्यकता जो है होगी सभी गणमान्य नागरिकों से, जिससे हम इस न्याय की दिशा में अच्छा काम कर सकते हैं। पीड़ित को जो मुआवजा देने की जो बातें हैं, हमने देखा और महसूस किया। जब ये अवसर आया तो मैं तो अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि मुझे न्यायालय से निकाल करके फैसले ला करके एक दिन में लगभग 50 जिसमें फैसले हमने एक दिन में निकलवाए और निकलवा करके जो है जिस दिन कलेक्टर साहब हमारी बैठक हुई उस योजना का लाभ देने की हमने सोचा और आज जो है आपको लाभ देने में हम लोग जो है इस स्थिति में पहुंच सके। पर यह बात भी हमको सोचने का भी विषय है, ऐसी स्थितियां क्यों आई? ये स्थितियां नहीं आनी चाहिए। हमको सतत रूप से देखना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ आपको सतत रूप से मिलता रहे। किसी भी परिस्थिति में हम चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, इसका लाभ जो है हमारे उस पीड़ित और कमजोर वर्ग को जिसके शासन के प्रावधान में उनको मिलना निहित है, उनको मिलना ही चाहिए और त्वरित रूप से मिलना चाहिए। आगे हम प्रयास करते रहेंगे। ये हमारे लिए सीख की भी चीज है, हमने सीखा इससे। इस इतने सारे प्रकरण जो है, चाहे वो आकाशीय बिजली गिरने के हो, चाहे सर्प काटने के हो, क्या उसको तहसील में घूमना चाहिए, कलेक्ट्रेट में घूमना चाहिए? उसका तो सब चीज छिन गया है उस आदमी को। तो हम सब लोक सेवकों का एक कर्तव्य है। ये तो ई मेगा कैंप एक शुरुआत है,
ये हमको एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम सभी लोगों को जो है एक साथ हम उनकी सेवा कर सके, उनको जो अधिकार है उनको हम दे सकें। पर ये हम लोगों के लिए एक शिक्षा है कि हम जितना त्वरित से त्वरित इन लोगों को जो है इनके जो अधिकार हैं उनको उनके घर में जाके दे सकें, नजदीक से नजदीक स्थानों में दे सकें। आगे हमारा जो है प्रयास होगा। साथ ही जो है मैं यह भी बोलना चाहूंगा, आज तो वैसे ही मेगा कैंप है, आपको जो है इन योजनाओं के लाभ देने के समय हैं, पर ऐसी स्थितियों में लाभ की स्थितियां क्यों आ रही हैं, निसंदेह इस पर विचार करना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे आंकड़े देखे, मैंने समीक्षा की। हमको भी शिक्षित होने की जरूरत है और लोगों को भी शिक्षित करने की जरूरत है, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं डीजे सर का पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये मंच भी उसी के लिए रखा गया है, और सर ने कई आयोजन किए हैं। पूरे हमारे वकील साहिबान इसमें साथ रहते हैं, जाते हैं गांव-गांव में जाकर जो है ये जिला विधिक जो सेवा प्राधिकरण है, इसके माध्यम से आपको कानून की शिक्षा देते हैं। कानून की शिक्षा का मतलब है आप जागृत होइए, अपने अधिकारों के प्रति जागृत होइए, कर्तव्य के प्रति जागृत होइए। क्या गड़बड़ियां हैं? यदि कानून मानता है 18 साल आपकी जो है उम्र है विवाह के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। यदि आप समझेंगे तो आपका भविष्य सुधरेगा, भविष्य का संवर्धन होगा। आपकी बिटिया स्वस्थ रहेगी, कोई शादी का झांसा नहीं दे पाएगा। ठीक है, उन योजनाओं का लाभ मिलना एक अलग जगह है कि आपको जो किसी प्रकरण में 8 लाख मिल गया, 7 लाख मिल गया, 2 लाख मिल गया, वो अलग चीजें हैं। पर हम सबको इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि हम जिसको कम कर सकें कोशिश करें। ये लाभ उतना आवश्यक नहीं है, ये राहत उतना आवश्यक नहीं है। इस दिशा में जैसे आप सबके माध्यम से शायद मैं समाज में बहुत लोगों से उस गांव में पहुंच सकूंगा, इसलिए बात रख रहा हूं मैं जो है, जिससे हमारी बेटियों को समझाने की जरूरत है। बेटा जो है अभी आपको भागने की जरूरत नहीं है, नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर मैंने जो प्रकरण देखे हैं वो ऐसे प्रकरण आए जिसमें पीड़ित जो राहत प्रकरण जो हमारे बने, जो मैंने जस्ट आपको बताया 79 प्रकरण मैंने देखे। पॉक्सो एक्ट के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। बाद में समझौता की स्थिति भी आना ही नहीं चाहिए। यदि अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। समाज कैसे सुधरेगा? यदि अपराध हुआ है तो कतई मत समझौता करिए, जरूर आप उसको दंड दिलाने की प्रक्रिया में आगे बढ़िए। जब दंड मिलेगा तो समाज क्या है, सुधर जाएगा। बहुत लोगों को जो है लाभ मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जो बालिग होते हैं। उसके बाद प्रकरण तो हम इसलिए केस रजिस्टर्ड करते हैं, केस रजिस्टर्ड करने में हमारे यहाँ कोई कोताही नहीं है। आप सबसे भी मेरा विनम्र आग्रह और निवेदन भी है, यदि कोई भी थाना प्रभारी यदि केस रजिस्टर्ड करने में कोई कोताही बरतता है तो मेरा कार्यालय आपके पास खुला हुआ है। यदि प्रकरण सही है जरूर आइए। मेरा आग्रह है कि हम केस रजिस्टर्ड करेंगे और ऐसे अन्यायी और दुराचारियों को जो है दंड दिलाने की दिशा में हम प्रयास करेंगे। तो जब जो है ऐसी बहुत सारे प्रकरण इसलिए आते हैं, बालिग है, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी लगता है, जानकारी की कमी लगता है, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं आप लोगों के सामने। जो है बालिग है, शादी का झांसा दे दिया। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं। जब स्पष्ट रूप से प्रावधान है तो समाज में इस तरीके का प्रचार कीजिए। 18 साल उम्र है, 21 साल उम्र है,
लड़के की उम्र 21 साल, लड़की की उम्र 18 साल। इससे पहले जो है सब जो है अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरीके की आप जब प्रचार करेंगे तो लोगों को जानकारियां होंगी, भविष्य सुधरेगा, झांसे की स्थितियां भी नहीं होगी, समाज सुधरेगा। हो सके देखो, इसलिए मैं बात कह रहा हूं, लड़का और लड़की की बातें होती है हमारे समाज में। लड़का भी अपने घर का ही होता है, लड़की भी अपने घर की होती है। अपने घर का कभी लड़का अपराधी हो जाता है, कभी लड़कियां पीड़ित हो जाती हैं। तो इस दिशा में जब हम सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह हमारे जिस बलरामपुर जिला में ऐसी घटनाएं कम होंगी, सुधरेंगी और भविष्य का आपका निर्माण होगा, स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। और ये ग्रुप में डाल देना टेक्निकल मेंटर। और ये जो अपराध जो बोलते हैं, ऐसे अपराध जो है बड़े घृणित अपराध जो बोलते हैं, जिसकी जो है वो कितनी भी जो है निंदा की जाए, एक जो सभ्य समाज है उसके लिए अत्यंत निंदनीय है। उससे हम लोग जो है कमी तो कर सकेंगे, लाइक कमेंट से साथ ही जो है इस मेगा कैंप के माध्यम से शासन, प्रशासन, हाईकोर्ट, जिला न्यायालय कमेंट एंड आप तक पहुंचने का प्रयास किया। वॉच लाइक। ऐसा अवसर बहुत कम आता है कि हमारे माननीय न्यायाधीशगण राज्य शासन को सहयोग करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए। पूरा का पूरा जो है बलरामपुर के वो सब प्रांत जो है लोक सेवक से लेकर के नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं। शेयर करें नीचे रिवार्ड DLS मैं सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ और साथ ही जो है मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि मेरी मनोभावना जो है उसका फैलाव बलरामपुर के आखिरी से आखिरी छोर तक होना चाहिए कि हमारा कोई भी व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति जो है साबित नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ आपको एज ए पुलिस अधीक्षक कि आपको यदि लगता है कि आपके साथ कोई शोषण है, कोई किसी तरीके का लगता है अपराध है, आप अपराध की रिपोर्ट लिखाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि उस अपराधी को मैं जो है जो न्यायिक व्यवस्था है वहां तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। श्याम धौड़े साहब, जिला कलेक्टर बलरामपुर, आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू साहब, मेरे न्यायाधीशगण, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित अधिवक्तागण, पत्रकारगण एवं सभी अतिथिगण, सबका प्रथमतः मैं आज स्वागत करता हूं। हमने लगभग 8 माह से इस महामारी युग में देखा है कि जो पब्लिक है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का संयुक्त तत्वावधान में यह निर्णय लिया गया कि इस कोरोना महामारी के काल में जिन व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए और जो लाभ लेने से कुछ समय के लिए वंचित हो गए हैं, कुछ समय के लिए लाभ तो मिलता लेकिन कुछ समय के लिए वंचित हो गए हैं, तो ऐसा ई मेगा शिविर का आयोजन किया जावे जिसके माध्यम से त्वरित उन्हें लाभ मिल सके। इस संबंध में 21 तारीख को मैं जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला के अन्य सभी अधिकारियों का एक मीटिंग लिया था। उसमें जिला कलेक्टर और एसपी महोदय और जिला के समस्त अधिकारियों ने जिस ऊर्जा से उसका रिस्पांस किया कि साहब बिल्कुल हो जाएगा, हम पूरा बहुत अच्छे ढंग से लाभ पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं जिला कलेक्टर, ये पुलिस अधीक्षक, हमारे न्यायाधीशगण एवं जिला के सभी अधिकारी, अधिवक्तागण एवं सभी अतिथिगण जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, सबका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। ये सभी जिला कलेक्टर खासकर, पुलिस अधीक्षक महोदय सब बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं।
8-9 महीने में हमने देखा है कि इस महामारी युग में जिस ढंग से जिला बलरामपुर के अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग, अन्य अधिकारियों के द्वारा कार्य किया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि आप अन्य जिला की तुलना में यहाँ देख सकते हैं कि कोरोना से हम उतना प्रभावित नहीं हो सके जितना भारत के अन्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव दिखा। इसके लिए भी सभी हमारे जिला अधिकारी हैं, एसपी महोदय हैं, सभी जो अधिकारी, जिला विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, गांव के सचिव से लेकर जिन्होंने भी, सचिव है, पंचायत के अधिकारीगण हैं, पंचायत के कर्मचारी हैं, पंचायत के पदाधिकारी हैं, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया, सभी बधाई के पात्र हैं। आज इस मंच के माध्यम से जो लाभ देने का जो वो है, सूची है, उसमें आप देखेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग से लगभग 4 हितग्राहियों को 1,90,000 रुपये की राशि का वितरण किया जाना है। सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग से अत्याचार निवारण योजना अंतर्गत राशि वितरण 7 लोगों को किया जाना है, जिसमें 22 लाख रुपए का वितरण किया जाना है। उप संचालक समाज कल्याण विभाग द्वारा 21 और 25 लोगों को कुल 4,20,000 रुपए की राशि का वितरण किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा साक्ष्य छात्र बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत दो व्यक्तियों को 2 लाख रुपए का राशि वितरण किया जाना है। श्रम विभाग के द्वारा लगभग 14 लोगों को क्रमशः 60,000 एवं 1 लाख रुपए की राशि का वितरण किया जाना है। राजस्व विभाग द्वारा भू अर्जन मुआवजा राशि वितरण 41 व्यक्तियों को किया जाना है, जिसमें 1,20,00,000 रुपए की राशि का वितरण किया जाना है। आरबीसी 23 लोगों को किया जाना है, जिसमें 92 लाख रुपए की राशि का वितरण किया जाना है। वन विभाग द्वारा 17 लोगों को 4 लाख से अधिक राशि का वितरण किया जाना है। खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्ड का वितरण किया जाना है। इस प्रकार अधिक से अधिक लोग, कोशिश किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक व्यक्तियों को, जिला के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए पूरा जिला प्रशासन, पूरा यहाँ के जितने भी व्यक्ति ने सहयोग किया है, जो 10 दिन के न्यूनतम पीरियड में 21 तारीख को हम जिला न्यायाधीश, जिलाधीश, एसपी जिला के अधिकारियों के साथ बैठक लिया और 10 दिन के पीरियड में इतना बड़ा कार्य किया गया। इसके लिए ये सभी अधिकारीगण बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि न्याय, इसके अतिरिक्त जो हम लोग बात करते हैं, न्याय की पहुंच सब तक सभी तक होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि समाज में अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए। अंतिम व्यक्ति, मैं किसी को भी अंतिम व्यक्ति नहीं मानता हूँ। हमारे जो व्यक्ति हैं सभी समकक्ष हैं, हम और उनमें कोई फर्क नहीं है। सभी व्यक्ति तक लाभ मिलना चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो हमारे समकक्ष है, चाहे ऊपर से लेके, ये राज्य जो है जनता का शासन है, यहाँ कोई अंतिम और कोई प्रथम नहीं। जनता का शासन है, जनता ही प्रमुख है, इसलिए सभी व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। न्याय की बात आती है तो न्याय के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय का उद्देश्य जो है कानून की जानकारी। कानून की जानकारी जो है इतना बृहद है कि कुछ समय में उसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि कानून क्या है। मेरा मतलब है कि हर व्यक्ति कार्य करने के पहले उसे मालूम चल जाता है कि ये अपराध है। जैसे शास्त्रों में हमने पढ़ा है ना कि ये कार्य करने से पाप होता है, कानून में अपराध होता है। किसी भी शास्त्र में हर व्यक्ति जानता है कि कीड़े को मारना पाप है, जीव हत्या पाप है, लोगों को मारपीट करना पाप है, चोरी करना पाप है, प्रताड़ना देना पाप है, कानून में अपराध है। तो कानून समझने के लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है हमको सभी मालूम है, सबको मालूम है बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना अपराध है। जो बेसिक है जानकारी सभी को है, तो बृहद अपने को मान के चलना चाहिए जो पाप है अपराध है। मुख्य न्याय का उद्देश्य तभी पूर्ति हो सकती है जब जागरूक हो व्यक्ति। हर गांव के स्तर पर हमें प्रयास करना चाहिए गांव में अपराध ना हो।
न्यायालय तक आना ना पड़े। ये कहना तो सर न्यायालय में आते हैं, न्याय होना चाहिए, पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाना चाहिए, पुलिस अधीक्षक रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए, ये तो वेमनस की भांति है। पहला प्रयास होना चाहिए गांव में अपराध नहीं होना चाहिए। इसके लिए गांव के जो पंचायत के अधिकारीगण हैं, पंचायत के पदाधिकारी हैं, पंचायत जो वहाँ के गांव के स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, जो सचिव हैं, मैं जिला कलेक्टर महोदय और एसपी दोनों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो सभी गांव के सचिव स्तर के अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनको मध्य का समय पर ऐसा शिविर आयोजन करने का प्रयास करें कि अपराध की संख्या घटनी चाहिए। उसमें उसमें हमें पीठ नहीं थपाना है कि वहाँ ज़्यादा अपराध रजिस्टर्ड हुआ। हमें ये देखना है कि थाना प्रभारी के प्रयास से उस क्षेत्र में अपराध में कमी आई। जागरूक करना। जिला बलरामपुर रामानुजगंज के अंतर्गत 400 सेशन ट्रायल हैं। 400 कहता हूँ, 800 से ऊपर सेशन ट्रायल हैं। सेशन ट्रायल का मतलब होता है गंभीर अपराध, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, इस टाइप के अपराध 800 के आसपास हैं। जबकि आप रायपुर में जाकर देखेंगे, बिलासपुर जाकर देखेंगे, दुर्ग जाकर देखेंगे, जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ 100 सेशन ट्रायल नहीं होते। एरिया इससे बड़ा है, लेकिन सेशन ट्रायल वहाँ गंभीर अपराधों की संख्या कम है। इसका कारण है कि जागरूकता। हमें जागरूक होना है। अपराध को गांव में हमको प्रयास करना है मिलजुल कर। आज एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस भी है, तो यूनिटी जो है वो अपराध रोकता है। हम सभी गांव के लोग एक होकर रहें और एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहें। अपराध में कमी आएगी। प्रयास ये करना है कि अपराध ना हो। अपराध के बाद उसका निराकरण क्या होता है तो बात की बात है। जो अपराध करते हैं बिल्कुल उसको दंड मिलना चाहिए। गंभीर अपराध है तो उसमें समझौता होता नहीं है। समझौता नहीं होता है तो ये देखने में आता है न्यायालय में जो केस आते हैं उसमें क्या करते हैं, जो समझौता तो होता नहीं है, उसमें बड़े अपराध में समझौता का प्रावधान नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं जो गवाह रहते हैं, जो रिपोर्ट करते हैं, वो लोग अपने बयान से, पूर्व बयान से पलट जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे अपराध हैं उसमें विधि के प्रावधान के अनुसार ही उसको राजीनामा योग्य बनाया गया, समझौता वाला। उसमें पूरा प्रयास करने चाहिए समझौता हो जाए। छोटी सी बात है, छोटा सा लड़ाई हो गया, गांव में भाईचारा इसकी स्थापना होना चाहिए। अपराध को घटाना है तो छोटे अपराध में समझौता भी होना चाहिए। गांव के जो पंचायत के पदाधिकारीगण हैं, पंचायत के लोग हैं, जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी बीच बीच में प्रयास करना चाहिए कि दो परिवार का लड़ाई चल रहा है तो समझौता करा दिया जाए, जिसमें समझौता हो सकता है। जो कानून में प्रावधान है उसमें समझौता होना चाहिए। हमारे अधिवक्तागण भी हैं, उनका भी न्याय के रोल में बहुत बड़ा रोल रहता है। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग भी ये प्रयास करें इस क्षेत्र के विकास के लिए कि अधिक से अधिक अपराध को रोकने में जो भूमिका हो सकती है वो अदा होना चाहिए। अपराध, जिस दिन इस क्षेत्र में अपराध की कमी हो गई उस दिन हमने विजय प्राप्त कर लिया है। अधिकारीगण आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्षेत्र में आपको रहना है और आप लोगों को एक सोचना है कि हमारे क्षेत्र में अपराध ना हो। यहाँ मुश्किल से 400-500 लोग हैं, लेकिन अगर 400-500 लोग, एक भी व्यक्ति जाके गांव में प्रयास करता है और 10 लोगों को भी, 10 या 5 लोगों को भी जागरूक करता है व्यक्ति कि अपराध को रोकना है, तो आपका उपस्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मैं आप लोगों सभी से निवेदन करूंगा कि गांव जाते हैं तो ये प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, आपस में चौपाल में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, जो भी बात करते हैं उसमें यही प्रयास होना चाहिए कि अपराध घटित ना हो। अपराध होने के बाद जो प्रक्रिया तो रहेगा ही, रिपोर्ट करना है, न्यायालय जाना है, चालान पेश करना है, क्योंकि प्रताड़ित जो होता है दोनों पक्ष होता है। कभी भी आप देख लेंगे जो अपराध करता है वो भी प्रताड़ित होता है, जिसके साथ अपराध होता है वो भी प्रताड़ित होता है। तो हमको ये प्रयास ये करना चाहिए कि अपराध ना हो। इसलिए मैं सभी लोगों से, हम लोग गांव जब भी जाते हैं, जितने भी आज मंच पे हैं, आप लोग उपस्थित हैं, सभी से मैं यही निवेदन करूंगा
कि ये पहला प्रयास ये होना चाहिए अपराध में हमारे क्षेत्र में कमी आए, शिक्षा में वृद्धि हो, जागरूकता का विकास हो, यही मेरी शुभकामना है। अधिक समय मैं नहीं लूँगा, आप लोग बहुत दूर से आए हैं, गांव से दूर दूर से आए हैं, थके हुए हैं, है ना। मैं यही शुभकामना करता हूँ कि इस प्रकार का जो आज का लाभ है उसको आप प्राप्त करें और भविष्य में ये प्रयास करें कि हमें शासन से लाभ लेने का प्रयास, लाभ मिलने के बजाय हमको अपने आप को सक्षम बनाना है। हम सक्षम रहेंगे, देश का अपने जो देश का विकास बोलते हैं ना, देश का विकास होता है अपने विकास से। देश का विकास बोलते हैं, राज्य का विकास बोलते हैं, तो ऐसे इसका मतलब नहीं है कि जाके देश में हमको जाके उसके विकास के लिए कार्य करना है। देश का विकास है अपना विकास। आप अपना विकास करिए, आप शिक्षित होइए, आप अपने परिवार को विकसित करिए, आप अपने परिवार को शिक्षित करिए, आपके परिवार रोजगार में लगेंगे, देश आपसे आप विकसित हो जाएगा। इसी प्रकार न्यायिक संबंध में हम एक परिवार अपना सोच लेगा कि हमको किसी भी अपराध में सहभागिता नहीं करना है, निश्चित रूप से अपराध कम हो जाएगा। कभी भी गांव में कोई अपराध होते हैं तो तमाशा देखने के लिए खड़ा नहीं होना है। आज से 10 साल पहले भी मैं यहाँ रह चुका हूँ। एक केस में क्या है, 2 परिवार लड़े, धीरे 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 भीड़ इकट्ठा होती गई और उस केस में मर्डर हो गया। 32 लोग अपराधी बन गए जो उपस्थित थे। तो जहाँ अपराध होते हैं वहाँ सहभागी के रूप में उपस्थित नहीं होना है। भाई 2 पक्ष लड़ रहे हैं, उसको आप तमाशा बनाएंगे और मान लो 30, 40, 45 लोग, 32 लोग उपस्थित नहीं होते तो वहाँ मर्डर भी नहीं होता। 2 लोग लड़ते या तो दोनों परिवार समझाते और समाप्त हो जाता। उकसाने वाला ज़्यादा हो गया वहाँ। मेरे यहाँ प्रकरण चल रहा था, मैंने देखा, मैं उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं उसका निर्णय नहीं कर पाया, मेरे जानकारी नहीं है, लेकिन पूरा केस स्टडी किया तो मैं ही देखा कि तमाशा देखने वाले उसमें ज़्यादा थे। इसी प्रकार कुछ जानकारी ऐसी होती है जो फूक झाड़ में विश्वास रखते हैं, ये भी, इससे भी बचना है। शिक्षित होइए। शहरी एरिया में फूक झाड़ वगैरह का प्रभाव कम है नहीं, ऐसी बात नहीं बोलता। एक हमारे यहाँ केस था बहुत पहले, ये भी 10 साल पहले बता रहा हूँ। एक बैगा था, उसके पास गए और उसने क्या किया, जो लोहे का राड होता है उसको गर्म करके वो उसको क्या करता था, उसको मतलब एक प्रकार के शरीर को वो करता था, जलाता था, इससे भूख बहुत जल गई और उसकी मृत्यु हो गई उसी दौरान। उस बैगा के खिलाफ मर्डर का केस लग गया और उसके साथ जो भी सहभागी रहेंगे जाने के लिए उसके साथ कार्य करवाने में, वो भी अपराधी माने जाएंगे। इसलिए इससे भी बचना है अपने को। तो कुल मिला के शिक्षा का विकास जरूरी है, शिक्षा और जागरूकता। मैं ही शुभकामना करता हूँ। आज जो आप लोग उपस्थित हुए हैं उसके लिए हमारा प्रयास है। जिला प्रशासन द्वारा भी आज आश्वासन दिया गया, भविष्य में जिला प्रशासन और एसपी महोदय दोनों द्वारा आश्वासन दिया, भविष्य में हम इसको विलम्ब नहीं करेंगे। हितग्राहियों को जो लाभ मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी मिल सके प्रयास करेंगे। इस मेगा कैंप के माध्यम से शुरुआत हुआ है, यह चालू रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं धन्यवाद। जिन्हें स्मार्ट कैन उपकरण दिया जा रहा है। अगले क्रम में कुमारी चंदा सिंह आरागाही, इन्हें भी दृष्टिहीन की स्थिति में स्मार्ट स्टिक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले क्रम में कुमारी उर्मिला आत्मज रामकिशुन, पेंड्राडी शंकरगढ़, दृष्टिहीन की स्थिति में इन्हें स्मार्ट कैन उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग से ही, जैसा कि अभी शासन की महत्वपूर्ण योजना चल रही है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रियाधीन है। उसके पीछे शासन की सोच है कि जब कोई भी छात्र या छात्रा जाति प्रमाण पत्र के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुखलाल पल्हे आत्मज रामेश्वर चंपापुर कोड़ाको, इन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र
इस कैंप के माध्यम से दिया जा रहा है। अगले क्रम में सुनीता पल्हे, आत्मज रामदास। सुनीता पल्हे, आत्मज रामदास, अशोक सिंह चिदविश्रामपुर, सुखलाल पल्हे को कोड़ाकू जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, सुनीता पल्हे को कोड़ाकू अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र और अशोक सिंह चिदविश्रामपुर को उरांव अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, साथ ही प्रियंका करकली को उरांव जाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र आज इस मेगा कैंप के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके पश्चात प्रियंका करकली हो गया है? ये देवराज है? फूलचंद। छात्र सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का जो चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना है, फूलचंद के पश्चात राय सिंह, नीचे से रख लो यार, नीचे से उठा लो के पहल पर शासन के पैसे से छात्र सुरक्षा बीमा की राशि जमा की जाती है और ऐसे विषम परिस्थिति में शासन के द्वारा 1 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान किया जाता है, जो फूलचंद को आज इस कैंप के माध्यम से मिल रहा है। अगला है राय सिंह। अगले क्रम में समाज कल्याण विभाग से कुमारी कौशल्या कुशवाहा भनौरा, जिन्हें स्मार्टफोन इस मेगा कैंप में दिया जाना है, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कुमारी कौशल्या कुशवाहा भनौरा। कौशल्या कुशवाहा के पश्चात रामबाई मोहरलाल, इन्हें चार्जर ना दिया स्मार्ट स्टिक उपकरण के रूप में इस मेगा कैंप में प्रदान किया जा रहा है। अगला विभाग खाद्य विभाग है। खाद्य विभाग से राशन कार्ड दिया जाना है और उसमें सर्वप्रथम ननकी पति अमित चिल्मा विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा परिवार से हैं, जिन्हें आज इस कैंप के माध्यम से राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। अगले हितग्राही हैं प्रमिला पति प्रकाश कुमार चिल्मा विशेष पिछड़ी जनजाति कोरवा परिवार, राशन कार्ड इन्हें इस कैंप से दिया जा रहा है। समा खातून पति इरशाद अहमद बलरामपुर, इन्हें नवीन राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। गुलनाज खातून पति एजाज अहमद बलरामपुर, इन्हें भी इस मेगा कैंप के माध्यम से नवीन राशन कार्ड प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रम विभाग की तरफ से भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत सीमा देवी को
1 लाख रुपए से सहायता राशि प्रदान किया जाना है। सीमा देवी। इसके पश्चात सरस्वती देवी पति उपेंद्र मेहता। सरस्वती देवी पति उपेंद्र मेहता। अगले क्रम में विशाखा राय पति नीरज कांति राय। अरे इधर लगा दे दे दे। सीमा देवी। एकदम डाउन हो गया पूरा लाइट आया आया आ गया फिर फोर्थ में नहीं आया सीमा देवी के पश्चात बगल में डाल सरस्वती देवी पति उपेंद्र मेहता। अरे वहाँ डालना भाई, वो खराब होगा तो वहाँ डाल दो। हाँ अभी इसी योजना के अंतर्गत शंकरगढ़ से जिला कार्यक्रम एवं महिला बाल विकास विभाग से शंकरगढ़ से महिला स्व सहायता समूह मानपुर को 40,000 रुपये ऋण प्रदाय आज इस कैंप के माध्यम से किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं शंकरगढ़ महिला स्व सहायता समूह मानपुर विकासखंड रामचंद्रपुर से अंजनी देवी रामानुजगंज मुर्गी पालन हेतु 50,000 रुपये की राशि प्रदत्त किया जा रहा है। महिला स्व सहायता समूह मानपुर को 40,000 रुपये ऋण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ रामचंद्रपुर से अंजनी देवी रामानुजगंज रामचंद्रपुर विकासखंड अंजनी देवी रामानुजगंज मुर्गी पालन हेतु 50,000 रुपये की राशि। अगला विभाग है आदिवासी विकास विभाग। वन अधिकार पत्र के लिए आएंगे श्री बंधन आत्मज रमा श्री पारदेव आत्मज लेब्दा राजपुर। इन्हें आदिवासी विकास विभाग के द्वारा वन अधिकार पत्र इस मेगा कैंप के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। अगला विभाग है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग से श्रीमती सुचिता पल्हे पति विफनाराम पचावल बलरामपुर सर्पदंश से प्रभावित होने के कारण उन्हें सहयोग राशि सहायता राशि 4 लाख रुपए इस कैंप के माध्यम से दिया जा रहा है। श्री स्टेफन आत्मज एतवा महाराजगंज बलरामपुर सर्पदंश से प्रभावित होने पर उन्हें भी आज इस मेगा कैंप के माध्यम से 4 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। श्री सुदामा आत्मज देवसाय बभनी वाड्रफ नगर आकाशीय बिजली गिरने से आकस्मिक मृत्यु होने पर उन्हें 4 लाख रुपए सहायता राशि दिया जा रहा है। श्री जयप्रकाश कुशवाहा आत्मज विश्वनाथ ढोढ़ी वाड्रफ नगर कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर उन्हें भी 4 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। नाम किसका है?
सुदामा आत्मज देवसाय, श्री जयप्रकाश कुशवाहा आत्मज विश्वनाथ। आप लोग मंच की ओर बढ़े। श्री सुदामा आत्मज देवसाय, बभनी वाडफ नगर, आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर परिवार को सहायता राशि के रूप में 4 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। श्री जयप्रकाश कुशवाहा आत्मज विश्वनाथ, ढोढ़ी वाडफ नगर, कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की सहायता राशि शासन के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रमिला यादव पति गोरखनाथ, इंद्रपुर रामानुजगंज, सर्पदंश से प्रभावित होने के कारण 4 लाख रुपए सहायता राशि इस कैंप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। प्रमिला यादव, देवपति पति महेंद्रपुरी, विजयनगर रामानुजगंज को आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है। श्री नानसाय सोनवानी आत्मज फगुआ, श्री नानसाय सोनवानी आत्मज फगुआ, अमरपुर कुसमी, आकाशीय बिजली से प्रभावित होने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि शासन के द्वारा प्रदत्त किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच तक आए और सहायता राशि चेक के रूप में प्राप्त करें। श्रीमती सीता मुनि पति स्वर्गीय बलदेव, कोरंधा कुसमी, कुआं में डूबने से मृत्यु होने के कारण 4 लाख रुपए सहायता राशि। श्री नानसाय सोनवानी आत्मज फगुआ, अमरपुर कुसमी। अगला हितग्राही है श्रीमती सीतामुनि पति स्वर्गीय बलदेव, कोरंधा कुसमी, जिन्हें ई मेगा कैंप में 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। अनुविभागीय कार्यालय राजस्व कुसमी से बिरसू पिता सौना, ग्राम जिरहुल, को 1,04,728 रुपये बिरसू पिता सौना, ग्राम जिरहुल को 1,04,728 रुपये का सहायता राशि प्रदान किया जाना है। बिरसू। अगले हितग्राही हैं लुटाई उर्फ बुटुल पिता बाघराय, लुटाई उर्फ बुटुल पिता बाघराय, 1,04,000, जिन्हें 1,18,560 रुपये का सहायता राशि प्रदान किया जाना है। कार्यालय भू अर्जन अधिकारी रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, जल संसाधन विभाग द्वारा भू अर्जन के संबंध में मुआवजा वितरण किया जाना है, जिसमें कलेश सिंह आत्मज स्वर्गीय आनंद, जिन्हें 79,040 रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जाना है। सीताराम आत्मज स्वर्गीय आनंद को 4,34,720 रुपये मुआवजा दिया जा रहा है। बुटुल, लुटाई और बुटुल। अगले हितग्राही हैं भू अर्जन में जो मुआवजा राशि देना है, कलेश सिंह आत्मज स्वर्गीय आनंद
अगले हैं सीताराम आत्मज स्वर्गीय आंगन, जिन्हें 4,34,720 रुपये का मुआवजा दिया जाना है। कार्यालय वन मंडलाधिकारी बलरामपुर के द्वारा जो भुगतान की जानी है उसमें है रघुनाथ नगर से श्री गंगाराम आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। वन मंडलाधिकारी बलरामपुर की ओर से रघुनाथ नगर श्री गंगाराम को 43,200 रुपये, रघुनाथ नगर श्रीमती गुलबस को 62,700 रुपये, का चेक प्रदान किया जाता है। अगले क्रम में वाड्रफ नगर से श्री हरिकेश्वर सिंह, जिन्हें 15,122 रुपये। आगे है श्री वाड्रफ नगर से ही श्री राम शरण सिंह, जिन्हें 16,056 रुपये का राशि प्रदान किया जा रहा है। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास बलरामपुर के द्वारा कुमारी तिरुपति पिता रामजीत सिंह जाति खेरवार ग्राम महाराजगंज बलरामपुर को 3,75,000 रुपये की राहत राशि। अगला है कुमारी असोला लकड़ा पिता दुल्लू राम लकड़ा जाति उराव ग्राम झलरिया बलरामपुर को 3,75,000 रुपये की सहायता राशि इस कैंप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से स्टील छड़ी प्रदान किया जाना है। नान बाबू सिंह किशुन देवी, नान बाबू सिंह किशुन देवी। विद्युत विभाग से राम केवल आत्मज शिवचरण गुप्ता ग्राम सिंदूर को 32,800 रुपये का सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है। सोहराय यादव आत्मज हरि यादव ग्राम केवली को 65,600 रुपया का सहायता राशि इस कैंप के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। निश्चित रूप से शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है उसका लाभ आज ई मेगा कैंप के माध्यम से जिले के हितग्राहियों को सहायता राशि एवं उपकरण देकर सहायता पहुंचाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश श्री पटवर्धन साहब, मेरे साथी न्यायाधीश श्री लकड़ा साहब, सभी विभागों से आए हुए अधिकारी कर्मचारीगण, अधिवक्ता बंधु, आम नागरिक जन, आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा हमारे लिए। आज हमने विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम को आयोजित किया और इसके सफल आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं आप सभी को ही शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद ज्ञापन से पूर्व मैं एक संक्षिप्त कार्य योजना जो थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। हम में से बहुत से जो हितग्राही हैं, जो आमजन हैं, वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था है जो राज्य के अंतर्गत इस तरह के कार्य कर रही है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, क्योंकि इनका एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों के बीच, जन जन के बीच जाकर के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1989 के अंतर्गत गठित की गई है। वास्तव में विधिक सेवा प्राधिकरण जो है 4 चरणों में कार्य कर रही है। सबसे ऊपर नालसा कहते हैं हम लोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका संचालन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। वहां से आज आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हमारे साथ में वहां के सदस्य सचिव श्री जैन साहब शामिल थे। उसके अंतर्गत सभी राज्यों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रही है। हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ है, जिनके कार्यपालक अध्यक्ष को आपने आज सुना।
माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा साहब को, साथ में सदस्य रहे और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी आज धन्यवाद ज्ञापन में शामिल रहे थे। तृतीय चरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करती है। राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठन किया गया है। हमारे जिले में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर रामानुजगंज कार्य कर रही है, जिनके पदेन अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय होते हैं। जिले में एक सचिव की नियुक्ति होती है, लेकिन नियुक्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए प्रभारी सचिव के तौर पर मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका कार्य देख रहा हूं। और हमारे यहाँ तहसील स्तर पर भी कार्य हो रहे हैं। चतुर्थ चरण में तालुका विधिक सेवा समिति कार्य कर रही है। संबंधित तहसील के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वे इसका संचालन करते हैं। वर्तमान में जो 4 मुख्य कार्य हम कर रहे हैं विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, वे हैं लोक अदालतों का आयोजन, विधिक सहायता उपलब्ध कराना और विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना। अभी कोविड-19 या कोरोना काल में या महामारी के समय में हम लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, जिस कारण हमने इस तरह का एक वर्चुअल या कहें ई प्लेटफॉर्म पर हमने कैंप का आयोजन किया है। अन्यथा हम लोग गांव-गांव में लोगों के बीच जाकर के पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जाकर के लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका निराकरण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समय समय पर हमको इस बारे में दिशा निर्देश देते हैं। आप लोगों को ये जानकर हर्ष होगा कि मार्च में जब महामारी शुरू हुई थी, तब से ही अध्यक्ष महोदय लगातार PLV के माध्यम से या हमारे जो कर्मचारी हैं राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत, उनके माध्यम से लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच जाकर के पूरी सुरक्षा के साथ उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते रहे हैं। अभी भी हमारे PLV लोगों के बीच में है, वे समय समय पर समस्याओं को ला करके हम तक पहुंचाते हैं और हम उनका निराकरण करते हैं। ये जो 3 हम मुख्य कार्य कर रहे हैं, लोक अदालतों का आयोजन, जैसे मैंने बताया, लोक अदालतों का आयोजन मुख्य रूप से हम लोग 2 तरह के लोक अदालत का आयोजन करते हैं। एक होता है वृहद लोक अदालत और एक होता है राष्ट्रीय लोक अदालत। लोक अदालतों में हम जो छोटे मामले हैं, राजीनामा योग्य मामले हैं, ऐसे मामलों को हम लोग लेते हैं और उनका त्वरित निराकरण करते हैं, जिससे कि लोगों को सुनवाई में कम समय लगे या परेशानी कम हो। अभी कोरोना काल के कारण जो बहुत ही सफल रहा था, आपने सुना होगा जब VC चल रही थी तब कार्यपाल अध्यक्ष महोदय ने इसकी जानकारी आपको उपलब्ध कराई थी। दूसरा, हम विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं लोगों को। ऐसे लोग, ऐसे हितग्राही या लाभार्थी जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्ति हैं या जातीय हिंसा से पीड़ित व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हम निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। ऐसे भी व्यक्ति जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है, उनको भी हम विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो इस वर्ग में आता है, उसका अगर कोई भी ऐसा मामला है या कोई ऐसी समस्या है जिसको लेकर के वो परेशान है, उसको न्यायालय या कार्यालय तक जाना है, तो यदि वह हमारे कार्यालय, हमारे प्राधिकरण तक पहुंचता है, तो हम उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। तत्काल हम एक अधिवक्ता, जो हमारे पैनल के अधिवक्ता होते हैं, अनुभवी अधिवक्ता होते हैं, वो उन तक पहुंचते हैं और उनको सारी जो सहायता है वो उपलब्ध कराते हैं। तो ये कार्य तो अभी चालू ही है, क्योंकि इससे कोरोना का कोई वो नहीं है, 1 या 2 व्यक्ति आते हैं, तो ये हमारा निरंतर चल ही रहा है। जो हमारा कार्य नहीं हो पा रहा था वो था विधिक शिविरों का आयोजन नहीं हो पा रहा था। तो विधिक शिविरों का आयोजन आज जैसे देख रहे हैं, आज हमने ई प्लेटफॉर्म पर इसको किया है। तो आगे भी ऐसा प्रयास रहेगा कि अगर हम लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं तो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इसका क्रियान्वयन करेंगे। भविष्य में कुछ और योजनाएं हैं, जैसे हम लोग पैरालीगल वॉलंटियर नियुक्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में शिक्षित लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो स्वेच्छा से कार्य करने के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे जो शिक्षित लोग हैं, जो समाज के बीच में काम करना चाहते हैं, हम उनका चयन करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और उनको आप लोगों के बीच काम करने के लिए भेजते हैं। अभी हमारे पास पैरालीगल वॉलंटियर में सिर्फ 4 ही वॉलंटियर ऐसे हैं जो कार्य कर रहे हैं। भविष्य में ये संख्या और बढ़ाएंगे, जिससे हम हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकेंगे। फिर हमारी एक योजना है लीगल एड क्लिनिक की स्थापना। ये पंचायत स्तर पर हम अपनी क्लिनिक स्थापित करते हैं, जहां पर हम एक अधिवक्ता महोदय को नियुक्त करते हैं और एक पैरालीगल वॉलंटियर को नियुक्त करते हैं, जो आपके घर के पास में, आपके पंचायत के स्तर पर आपकी समस्याओं को सुन सकते हैं और तत्काल निराकरण के लिए आपको दिशा निर्देश, सहायता जो भी हो सकता है वो करते हैं। तो
ये सप्ताह में कुछ दिन के लिए लगते हैं। तो ये अभी प्रारंभिक स्तर पर है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो हम हर एक ग्राम पंचायत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कोरोना काल में कुछ और जो प्राधिकरण ने कार्य किए हैं वो है यूट्यूब के माध्यम से जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उनकी योजनाओं को हम ला रहे हैं। जो भी व्यक्ति यूट्यूब में सक्रिय रहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चैनल को भी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चैनल को भी। फिर हम फेसबुक पर भी स्ट्रीम कर रहे हैं। कई लोग फेसबुक भी उपयोग करते होंगे, तो फेसबुक पर भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रही है। उनके वीडियोस हैं, उनकी जानकारी हमको आप स्ट्रीम कर सकते हैं। कुछ जानकारियां जन चेतना के नाम से वीडियोस बना करके हम ला रहे हैं, तो आप जन चेतना जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा हो तो क्या हो, जैसे कई बार समस्या होती है, किसी के साथ कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई, तो ऐसा हो तो क्या हो, इस नाम से भी एक सीरीज हमने शुरू की है जो कार्य कर रही है। आज ही सद्भावना कार्यक्रम का भी मंचन किया गया है और न्याय ऐप, जैसे हम लोग मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही एक न्याय ऐप है। उसके माध्यम से आप ई प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायतों को हम तक पहुंचा सकते हैं, है ना। स्वयं आने की जरूरत नहीं है, न्याय ऐप के माध्यम से आप हम तक पहुंच सकते हैं। अंत में मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के बारे में बताता हूं। संक्षेप में, बहुत संक्षेप है। ये योजना 2011 में हमारे पास लागू हुई थी। 2018 में इसमें संशोधन हुआ है और मुख्य रूप से हम महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनको दृष्टिगत रख करके इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। मेरी जानकारी में अभी तक 3 मामलों में हमने क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ितों तक पहुंचाया है। 12 ऐसे मामले अभी हमारे पास प्रतिवेदन आ चुके हैं और कुछ और जो हैं जो अभी जांच में है हमारे पास। तो जैसे जैसे आते जाएंगे हम पीड़ित महिलाएं, जो मुख्यतः हम लोग महिलाओं को लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसी पीड़ित महिलाओं को हम पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में धन्यवाद ज्ञापन की ओर वापस लौटता हूं मैं। आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय को, सभी न्यायाधीशगण को, उनके बहुमूल्य समय के लिए। उन्होंने अपने, आज कार्य दिवस है, हमारा वर्किंग डे है, और कार्य दिवस में से अपना समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय कलेक्टर महोदय को, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम कलेक्टर महोदय के समन्वय के अंतर्गत हुआ। उनकी टीम जो है दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाई है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, उनकी जो टीम है, उन्होंने भी काफी प्रयास किया बहुत से लोगों को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना को लेकर के भी उन्होंने काफी प्रयास किया है। उनको भी मैं सारे हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। अधिवक्ता बंधु और सभी विभाग से आए अधिकारियों को, कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। अंत में सभी हितग्राही, आमजन, पत्रकारगण और ऐसे व्यक्ति जो हमारी पहुंच से या हमारी जानकारी में नहीं है, जो इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे हैं, उन सभी को भी हम न्यायालय परिवार की ओर से, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम के सफल होने की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।